जो आज किताबों से दोस्ती निभाएगा वही कल अपने सपनों को हकीकत बनाएगा। चलो शुरुआत करते हैं उस सफ़र की, चलो शुरुआत करते हैं उस सफ़र की जहां मेहनत ही मंजिल तक पहुंचाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लास है वो झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। और आपको ये भी पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ये सब हम बतलाएंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप लोग अभी ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग नर्सिंग में एडमिशन लेंगे। तो नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद आप लोगों को वहाँ पे भी गाइडेंस की ज़रूरत होगा, वहाँ पे भी आपको क्लासेस की ज़रूरत होगा। तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए स्पेशल ध्यान में रखते हुए, ताकि आप लोग आगे जाने के बाद भटकेंगे नहीं, तो आप लोगों के लिए एक हम नर्सिंग ब्रिज नाम के एक चैनल की शुरुआत किए हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नर्सिंग ब्रिज चैनल, इस पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी होता है गाइडेंस होता है, उसका सिलेबस बेस्ड जो INC का सिलेबस बेस्ड है वहाँ पे हम आप लोगों को क्लासेस कराएंगे। और कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड डाउट होता है या फिर कितना भी कोई भी आपको दिक्कत होता है, तो आप लोगों को इस नर्सिंग ब्रिज चैनल पे, अभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कर रहे हैं, बाकी आगे आने वाले समय में आप एडमिशन तो लेंगे ही, तो वहाँ पे आपको हेल्प होने वाला है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको एक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस चैनल पर जाइए और उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को फ्यूचर में बहुत हेल्प होने वाला है। आपको फार्मेकोलॉजी जैसा टफ सब्जेक्ट जहाँ पे फार्मा के बारे में पढ़ाया जाता है, मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, वो सब आप लोगों को वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल कर लेना है, नोटिफिकेशन को। तो चलिए यही था आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि अब कहाँ से तैयारी करें, गाइडेंस कहाँ पे, सिलेबस आगे क्या है, किस तरह से पढ़ना है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल बना है, कल ही बना है। तो देखिए अब यहाँ पे आते हैं अपना जो क्लासेस है उसके ऊपर आते हैं। तो अम्ल का पीएच मान होता है। तो आपको बतला दें कि पीएच जो होता है एक पीएच स्केल होता है, जिस पे आपको 0 से लेकर 14 तक का यहाँ पे स्केल पे दिया होता है। 0 से लेकर बीच में 7 होता है और यहाँ पे 14 होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि जो 0 से लेकर 7 तक होता है, अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच आता है तो अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा आता है तो क्षार होता है। 7 से ज़्यादा आता है तो क्षार होता है, और 7 अगर आता है पीएच मान किसी भी विलयन का तो वो जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन होता है, आपको इसको याद रखना है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, अम्ल का पीएच मान तो 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया है 7 से कम होता है। ऑप्शन बी 7 यानी कि ये उदासीन का होता है, और ऑप्शन सी 7 से अधिक जो कि क्षार का होता है, और ऑप्शन डी जो पीएच मान 14 दिया है, तो 14 जो है यह भी एक क्षार है जो कि प्रबल क्षार है। क्षार में भी प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार होता है। अम्ल में भी दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल होता है। 0 के जो नज़दीक होता है वो प्रबल अम्ल होता है, और 7 के जो नज़दीक यहाँ पे होता है 7 से कम वो दुर्बल अम्ल होता है। जबकि यहाँ पे 7 से अधिक होता है यहाँ पे तो वो जो होता है वो दुर्बल क्षार होता है, और 14 के जो नज़दीक होता है वो प्रबल क्षार होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिंक प्लस 2HCl रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस में निकलने वाली गैस कौन था। तो यहाँ पे गैस तो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन यहाँ पे एक और तरह से क्वेश्चन बनता है। ये तो मेरे को क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि यदि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या रिलीज होता है, धातु से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस मुक्त होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे लवण बनता है, अम्ल धातु से रिएक्शन करता है तो लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जो कि आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है हालांकि, लेकिन इस तरह से नहीं देगा। आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसा कि आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जिंक जो है एक धातु है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लियर है? क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बतलाइए। तो जो सोडियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है? NaOH प्लस H2 बनाता है, NaCl बनाता है, या फिर Na2CO3 बनाता है, क्या बनाता है, या Na2O बनाता है। बतलाइए कि सोडियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। सोडियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो सोडियम होता है और एक पोटेशियम, सोडियम होता है और एक पोटेशियम, ये दोनों जो धातुएं हैं वो ठंडे जल के साथ बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करता है, और ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जो इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस होते हैं वो ज्वलित हो जाते हैं तुरंत। तो यहाँ पे क्या बनाता है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सोडियम जो रिएक्शन करता है जल के साथ, तो यहाँ पे जो बनाता है वो NaOH बनाता है, NaOH बनाता है प्लस H2 बनाता है, और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा भी रिलीज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में NaOH प्लस H2 बनाता है। सेम पोटेशियम अगर यहाँ पे रहता है तो KOH बनाता है प्लस H2 बनाता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षार है। निम्न में से कौन सा क्षार है, तो हम आप लोगों को बतलाएं कि क्षार जो होता है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक pH मान होता है क्षार का, और 7 से कम होता है अम्ल का। तो इसमें से क्षार कौन है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको अम्लों का राजा बोलते हैं, और HNO3 जो कि ये भी एक अम्ल है, HNO3 भी एक अम्ल है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। निम्न में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो आपको पता है जो प्राकृतिक पदार्थ है सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है, डायमंड होता है, हीरा हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, डायमंड ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो यहाँ पे दिया है कॉपर है, सिल्वर है, पोटेशियम है, या फिर गोल्ड है। तो यहाँ पे आपको अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है इसको याद रखना होगा। आप देख सकते हैं इसमें अभिक्रियाशीलता है, सबसे ऊपर जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे इसका अभिक्रियाशील यहाँ पे कम होते जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है, तो यहाँ पे पोटेशियम का है, फिर सोडियम का है, फिर कैल्शियम का है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इसी तरह से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, कॉपर है। लेकिन आपके यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है वो एक कॉपर दिया हुआ है, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक सिल्वर दिया हुआ है, एक गोल्ड दिया हुआ है, और एक यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ है जो कि सबसे ऊपर है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा हुआ, तो पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हुआ। अगर पोटेशियम न देकर अगर आपको यहाँ पे आयरन भी दे देता तो भी यहाँ पे आयरन जो है इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता। अगर बोला जाए कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा सबसे कम अभिक्रियाशील। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था GNM के अंदर और ANM के अंदर, दोनों में यहाँ पे आया हुआ था कि क्या आया था यहाँ पे कि एक ऐसी यहाँ पे धातु जो कि अधिक तापमान पे भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बतलाइए, एक ऐसा यहाँ पे धातु जो कि अधिक अभिक्रियाशील पे भी अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर
और जो गोल्ड होता है, सिल्वर तथा यहाँ पे सोना लिख देते हैं। सिल्वर तथा गोल्ड जो है वो अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसको याद रखना है, 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन करता है तो Al2O3 प्लस Fe किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है बतलाइए। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। बतलाइए कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे संयोजन का तो है नहीं, क्योंकि संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं तत्वों को रिएक्शन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन। और जबकि वियोजन में यहाँ पे अपघटन में होते हैं, एकल उत्पाद से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का यहाँ पे निर्माण होता है। और जबकि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया जो है, इसमें क्या होता है तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन करता है, अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो कि विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में कैसे होगा तो देखिए यहाँ पे Fe2O3 यहाँ पे है प्लस 2Al है, यानी कि एल्यूमिनियम दिया है। और जो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो आयरन है इसको विस्थापित करके यहाँ पे एल्यूमिनियम खुद आ जाता है। तो Al2O3 यहाँ पे देख सकते हैं आयरन को विस्थापित कर देता है और एल्यूमिनियम खुद आ जाता है। और आपको हम बतलाएं कि जो एल्यूमिनियम है देख सकते हैं, और जो यहाँ पे आयरन है, आयरन से अधिक अभिक्रियाशील एल्यूमिनियम है, इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को विस्थापित कर देता है। आयरन जो है यहाँ से देखिए विस्थापित हो जा रहा है और यहाँ पे एल्यूमिनियम खुद आ जा रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है और खुद आ जाता है और यहाँ पे आयरन को बाहर निकाल देता है। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बतलाइए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है? अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो यहाँ पे जो बनता है वो लवण बनता है प्लस जल बनता है। लवण बनता है और जल बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है, ये जो अभिक्रिया होता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही देख सकते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, जो कि सॉल्ट मतलब यहाँ पे लवण हो गया और वाटर मीन्स जल हो गया। सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है अम्ल और क्षार रिएक्शन करने के बाद। अम्ल और क्षार रिएक्शन करने के बाद। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बतला देते हैं कि जो अम्ल होते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अम्ल प्लस यहाँ पे क्षार रिएक्शन करता है तो क्या बनाया? इसी क्वेश्चन पे अम्ल और क्षार रिएक्शन किया तो लवण बनाता है और जल बनाता है। लवण बनाता है और जल बनाता है। अब मान लेते हैं कि अगर आपका जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अम्ल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अगर धात्विक ऑक्साइड और अम्ल रिएक्शन करता है तो भी लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं यह क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ये जो होते हैं कैसे प्रकृति के होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय हो गए मान लेते हैं, और क्षार प्लस अम्ल रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताए हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के। और एक और चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड
अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है। क्लियर है। जो क्षारकीय ऑक्साइड जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। अगर ये यहाँ पे आपका रिएक्शन रहेगा कि अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, तो भी आपका लवण और जल बनेगा, और धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल फिर भी आपका लवण और जल बनेगा। आपको यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को यहाँ पे आप लोगों को समझना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातुओं का सबसे सामान्य गुण क्या है। धातुओं का सबसे सामान्य गुण क्या है बतलाइए। सबसे सामान्य गुण क्या क्या है धातुओं का? तो ये भंगुर होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या फिर गैस बनाना। क्या होता है धातुओं का सामान्य गुण? धातुओं का सामान्य गुण क्या होता है यहाँ पे बतलाइए, बतलाइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ये होते हैं धातु जो होते हैं ये सामान्यतः विद्युत का सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होते हैं, और साथ में ऊष्मा का भी सुचालक होते हैं, ऊष्मा का भी सुचालक होते हैं, ऊष्मा का भी सुचालक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे कुचालक लिखा है। तो धातु जो है वो विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का सुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन है, ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन है यहाँ पे बताइए। ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आपको सिल्वर और कॉपर यहाँ पे नोट कर लेना है। सिल्वर यानी कि Ag और कॉपर यानी कि Cu। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक। अगर पूछता है कि ऊष्मा के सबसे अच्छा कुचालक, सबसे अच्छा यहाँ पे कुचालक कौन है? सबसे अच्छा कुचालक, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक में आपका यहाँ पे आ जाएगा लेड हो जाएगा यानी कि Pb, और मरकरी हो जाएगा Hg। Pb और Hg यानी कि मरकरी। ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक सिल्वर और कॉपर, और ऊष्मा के सबसे अच्छा कुचालक लेड और मरकरी, लेड और मरकरी। क्लियर है? यहाँ पे और आप लोग याद रख सकते हैं धातु और अधातु से जो क्वेश्चन बनते हैं कि एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है, धातु जो द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, वो कौन सा है बतलाइए। आप लोगों को पहले भी बताया है, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है वो मरकरी है Hg, इसको पारा भी बोलते हैं। और एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है वो जो है वो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है। ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर धातु अधातु से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो एक यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। जो भी हम यहाँ पे बोल रहे हो आप लोग नोट करिएगा। जरूरी नहीं कि हम MCQ के थ्रू ही उसको आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आएँ, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। आपका एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में भी और 2023 में भी कि एक ऐसा अधातु जो चमकीला होता है, एक ऐसा अधातु जो चमकीला होता है, चमकीला होता है, तो वो कौन सा है? तो आयोडीन है, आयोडीन है। एक ऐसा धातु जो चमकीला होता है तो आयोडीन, इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है। आयोडीन एक ऐसा धातु है जो कि चमकीला होता है। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आप लोगों को बतलाया अभी अभी कि डायमंड होता है, हीरा होता है, और ये जो होता है वो कार्बन के अपरूप होता है, और इसका गलनांक और क्वथनांक जो है वो बहुत हाई रहता है, बहुत अधिक होता है। यहाँ तक क्लियर है? और एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ही बतलाते हैं कि धातु के अगर गुण के बारे में बोला है तो धातु के और भी गुण होते हैं कि ये जो होते हैं वो
क्या बोल सकते हैं, कठोर सतह से टकराने पे आवाज़ उत्पन्न करती है। इस गुण को सोनोरस बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। सोनोरस या फिर ध्वनिक इसको बोलते हैं। कठोर सतह से टकराने पे आवाज़ उत्पन्न करता है, ये भी एक गुण है। इसका और भी गुण होता है कि धातु जो होते हैं वो तन्य होते हैं, तन्य होते हैं। इसको तार बनाया जा सकता है। इसके और गुण की बात करते हैं तो ये अधातु वर्धनीयता होते हैं, अधातु वर्धनीयता होते हैं, अधातु वर्धनीयता होते हैं। मतलब इसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, इसको चादर बनाया जा सकता है। और धातु का अपना एक चमक होता है, ये भी एक गुण आता है। यानी कि धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं अपने शुद्ध रूप में, ये भी एक गुण आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तन्य के बात किए हैं तो तन्य से एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में और 2023 में, 2 साल आया हुआ है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। आप लोग नोट करते जाइएगा, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू ही बतलाएं, आप लोग यहाँ पे नोट करते जाइएगा कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सबसे अधिक पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे लोग पहले का क्लासेस किए होंगे। बहुत लोग किए हैं लेकिन कुछ नहीं किए होंगे, और जो किए हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है तो सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीलथोथा का रासायनिक सूत्र है। नीलथोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लू विट्रल, ब्लू विट्रल का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलथोथा का रासायनिक सूत्र क्या है बतलाइए। ऑप्शन दिया है CuSO4 × 5H2O, FeSO4 × 7H2O, Na2CO3 × 10H2O या फिर CuSO4 × 2H2O। बतलाइए कि क्या है नीलथोथा का रासायनिक सूत्र। तो जो नीलथोथा है इसको नीला विट्रियल बोलते हैं, ब्लू विट्रियल बोलते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए CuSO4 × 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। अगर वही FeSO4 × 7H2O को बात करते हैं तो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, और इसको जो है वो ग्रीन विट्रियल बोलते हैं, ग्रीन विट्रियल बोलते हैं, ग्रीन विट्रियल बोलते हैं। ऑप्शन सी पे दिया है Na2CO3 × 10H2O, तो इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा बोलते हैं। और अगर इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। और लास्ट ऑप्शन है CaSO4 × 2H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं, इसको जिप्सम बोलते हैं। इसका रासायनिक अगर नाम की बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। और एक और चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इसके पास जो है जिप्सम के पास 2 अणु होते हैं, जल के 2 अणु उपस्थित होते हैं, जल के 2 अणु उपस्थित होते हैं। वॉशिंग सोडा के पास जो है जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। नीलथोथा जो है इसके पास जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, जिसको यहाँ पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं। और साथ में इसको आपको FeSO4 × 7H2O को याद रखना है कि इसके पास जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं, जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस तरह से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के पास कितने जल के अणु उपस्थित होते हैं? तो 2 जल के अणु यहाँ पे उपस्थित होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। तो अगला क्वेश्चन कि लाल लिटमस नीला किसमें हो जाता है बतलाइए। जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है किससे? अम्ल से, क्षार, लवण या फिर जल से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है कि लिटमस क्या है, लिटमस क्या है, तब तो जानेंगे कि नीला कब होता है, लाल कब होता है, क्या है, कैसे है। तो लिटमस जो है एक क्या है? विलयन है, बोल सकते हैं। लिटमस एक विलयन है जो कि बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है।
रंग का रंजक होता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। लिटमस जो है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 में कि लिटमस का कलर कैसा होता है, तो ये बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह का लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। थैलाफाइटा समूह के कौन से पौधे से निकालते हैं, तो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। और लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार के यहाँ पे जांच के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। अगर पूछता है कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो लिटमस है। और संश्लेषित सूचक में आपको मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन भी याद रखना है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कौन सा है, तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज जो है ये एक संश्लेषित सूचक है। आप लोगों को ये सारा कुछ नोट में दिया हुआ है, जो थ्योरी नोट्स है उसको आप लोगों को रट लेना है। आप लोग जितना बार उसको पढ़ पाएंगे उतना बार आपको रट लेना है उस नोट्स को। उस नोट से पिछले 3 सालों से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो साइंस का आप लोग उसको नोट को रट लेना है। थ्योरी वाला जो नोट्स है वहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को मिला है और हर बार का लिखा हुआ है। 2022 में आया है, 2023, 2024 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे आता है कि जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है, तो वो क्या करता है बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर ये लाल लिटमस पत्र है और वो नीला हो जाता है, तो इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, तो इसके ऊपर हम क्षार को डालते हैं तो नीला हो जाता है। अगर लाल लिटमस पत्र नीला होता है तो उसके ऊपर हम क्षार को डालते हैं तो होता है। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अम्ल जो होते हैं वो नीला लिटमस को लाल कर देते हैं। वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अगर नीला को लाल करते हैं तो वो है अम्ल होते हैं, और लाल को नीला करते हैं वो क्षार होते हैं। क्लियर है। तो लाल को नीला करता है वो क्षार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि धुलाई यानी कि वाशिंग सोडा का सूत्र कौन सा है। तो अभी हम आप लोगों को बतलाए थे वाशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O। वाशिंग सोडा का सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अभी जस्ट आप लोगों को बतलाए थे। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसके अलावा दिया है NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और CaOH2 इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्लियर है यहाँ तक। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये आप कमेंट करके अभी बताइए जल्दी से। अभी जस्ट आप लोगों को बतलाए थे सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बतलाइए। क्या होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जल्दी से बतलाइए। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का राइट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सही। इसके अलावा दिया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इस संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र होता है। चौक का भी होता है, चौक का होता है मार्बल जो कि संगमरमर बोलते हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन का भी होता है। और यहाँ पे NaOH दिया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, बतलाइए। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, आयरन क्रोमियम प्लस निकिल का, या फिर कॉपर और जिंक का, कॉपर और टिन का, या फिर आयरन और कार्बन का, किसका मिश्र धातु है बताइए। और एक और चीज़ की जो भी स्टूडेंट चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कंटिन्यू क्लासेस हो रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। मैथ्स का भी क्लासेस हुआ है, साइंस का भी हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए। जीके का भी हो रहा है, तो पीछे का भी आप लोग क्लासेस करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे बतलाइए जो स्टेनलेस स्टील है एक किसका मिश्र धातु है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो आयरन का, क्रोमियम का और निकिल का मिश्र धातु होता है। आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्र धातु होता है।
इसके अलावा दिया है कॉपर और टीन। तो कॉपर और टीन जो है ये पीतल का मिश्र धातु होता है, पीतल का मिश्र धातु होता है। और कॉपर और जिंक, यहाँ पे कॉपर और जिंक जो है वो पीतल का मिश्र धातु होता है। और कॉपर और टीन जो दिया हुआ है एक कांसा का मिश्र धातु होता है, कांसा का मिश्र धातु होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि पीबी और टीन जो होता है वो किसका मिश्र धातु होता है, तो ये सोल्डर का मिश्र धातु होता है। 4 मिश्र धातु आपको याद रखना है, पीतल का, कांसा का, सोल्डर का और स्टेनलेस स्टील का। 4 यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? सारा कुछ आप लोगों को थ्योरी नोट्स में दिया है, इसीलिए बोले हैं कि आपको थ्योरी नोट्स रट लेना है हर एक स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि दांतों का क्षय किस पीएच पर शुरू होता है, बतलाइए। दांतों का क्षय किस पीएच पे शुरू होता है, बतलाइए। 8.5 पे, 7 पे, 5.5 पे या फिर 4.5 पे। तो जो दांत का पीएच होता है, जो मुंह का पीएच है वो 5.5 से कम होने लगता है, तो दांतों का क्षय जो है वो स्टार्ट होने लगता है। तो 5.5 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 5.5। इसके अलावा और यहाँ पे क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो इनेमल होता है। दांत का ही एक पार्ट होता है इनेमल, वो सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे मजबूत पदार्थ होता है। और इनेमल जो है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुंह को जो है, दांत को कब साफ़ करेंगे कि दांत के क्षय से बचा जा सकता है। आपका ये क्वेश्चन पैरामेडिकल में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है। बतलाइए कि जब हम मुंह की सफाई कब करेंगे, मुंह की सफाई कब करेंगे कि दांत का जो क्षय है उससे बचा जा सकता है। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, बतलाइए, बतलाइए। भोजन के बाद या भोजन से पहले। तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा कि भोजन से पहले। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो भोजन के बाद। भोजन के बाद अगर आप मुंह को साफ़ करते हैं तो दांत का क्षय से बचा जा सकता है। एक और क्वेश्चन कि जो दांत के सफाई के लिए किस तरह का दंतमंजन का उपयोग होता है, अम्लीय दंतमंजन या फिर क्षारीय दंतमंजन, अम्लीय या फिर क्षारीय दंतमंजन, बतलाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम बतला हैं कि अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तब यहाँ पे उदासीन बनता है। अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो मुंह का पीएच मान ऑलरेडी यहाँ पे एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय को यहाँ पे उदासीन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करते हैं। तो क्षारीय दंतमंजन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? क्षारीय दंतमंजन का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर? चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेट की अम्लता, एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, एंटासिड, विटामिन या फिर हार्मोन। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। एसिडिटी से बचने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड बोल सकते हैं वो मेडिसिन होता है जो पेट में अत्यधिक मात्रा में जो बनने वाला अम्ल होता है, एसिडिटी जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो एंटासिड हो जाएगा, एंटासिड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एंटासिड का उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी जस्ट आप लोगों को बतलाए थे और आप लोग कमेंट भी किए थे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है बतलाइए। अभी हम आप लोगों को जिप्सम का बतलाए थे और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे दोनों को बताने वाले हैं क्योंकि दोनों आप लोगों को 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है और आप लोगों का फिर से रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। तो बतलाइए क्या हो जाएगा।
और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, साइंस का नोट्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज़ कर दिया गया है, 51 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है कंप्लीट साइंस का यहाँ पे थ्योरी नोट्स मिलने वाला है, चैप्टर वाइज MCQ मिलने वाला है, लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। चैप्टर वाइज MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बोथ लैंग्वेज में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और जो थ्योरी नोट्स है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी ले सकते हैं, जो कि व्हाट्सअप नंबर है 8986830118। इस व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज करके भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बतलाइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो CaSO4 × ½ H2O होता है। CaSO4 × ½ H2O होता है। इसका उपयोग बतलाइए क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर उपयोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या इसका उपयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग की बात करते हैं तो इसका खिलौना बनाने में उपयोग होता है, सजावट के सामान में, किसी भी सतह को चिकनी करने में, या फिर डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों का उपयोग करता है। टूटी हुई हड्डियों में भी उपयोग होता है किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पे जल मिला देते हैं तो यह एक कठोर पदार्थ प्राप्त होता है जिसको जिप्सम बोलते हैं। CaSO4 × ½ H2O है, इसमें हम जल मिला देते हैं। जल कितना मिलाते हैं, 3/2 H2O यहाँ पे हम जल मिलाते हैं तो हमारे पास जो ये अब बनकर आता है ये जिप्सम बनकर आता है, जो बहुत ही कठोर होता है। यहाँ पे कठोर पदार्थ CaSO4 × 2H2O बनकर तैयार होता है जिसको जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। डॉक्टर जो हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों के लिए, जिसमें कि वाटर को मिलाते हैं और बाद में रिएक्शन करके जिप्सम बन जाता है, कठोर पदार्थ बन जाता है, कठोर ठोस बन जाता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaSO4 × 2H2O, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पे बतलाइए। CaOCl2, NaCl, CaCO3 या फिर HCl क्या होता है बतलाइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है जल्दी से बतलाइए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगर इसका हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो एक और इसका रासायनिक नाम होता है जो कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, CaOCl का होल टू A भी। आपको ये दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में आपको मिलता है तो यही आंसर राइट होगा। अगर आप न्यू NCERT की बात करते हैं तो आपको दिया है CaO और होल यहाँ पे CaOCl का होल टू दिया है न्यू NCERT में, बट आप लोगों को ओल्ड NCERT से अगर पूछता है तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ऑप्शन नंबर A CaOCl2 होता है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक सभी का क्लियर है तो जल्दी से बतलाइए। तो यहाँ तक क्लियर है तो अब आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस जो नर्सिंग ब्रिज चैनल है उस चैनल को आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप लोगों के लिए आगे चलकर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी आप लोगों को क्लासेस वगैरह होने वाला है वो सारा आप लोगों को उसी यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। तो आप लोग जाइए और नर्सिंग ब्रिज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आप लोग इस चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम के भी तैयारी जो है इसी यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू होता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाकी हम अब मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लासेस में।